प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास में जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है शेरशाह सूरी। पिछले जो लेसन चले थे अपने बाबर, फिर हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन रहा, पहला शासन का कार्यकाल ये था। और 1540 से 1555 तक उसका निर्वासन काल रहा था। और 1540 से 1555 ईस्वी में ही एक नए वंश की स्थापना होती है और नया वंश चलता है जिसकी स्थापना की जाती है शेरशाह सूरी द्वारा। और वह वंश कहलाता है सूरवंश, जो कि 1540 से 1555 ईस्वी तक चलता है। शेरशाह सूरी, इसका शासनकाल माना जाता है 1540 से 1545 ईस्वी। तो शेरशाह सूरी जिसने मुगल साम्राज्य का खात्मा किया था और एक द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, कौन था, क्या इसकी प्रारंभिक जानकारी है, किस प्रकार इसने प्रारंभिक संघर्ष किया, उसी का ही वर्णन इस लेसन में अपन करते। देखिए, जन्म, शेरशाह का जो जन्म है उसके बारे में बताया जाता है कि 1472 या 1486 ईस्वी, यानी दोनों ही सन लिखे हुए हैं। कारण ये है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जन्म 1472 में हुआ था, कुछ इतिहासकार कहते हैं 1486 में हुआ था। 86 के बारे में जो अपना पक्ष मजबूत करते हुए है डॉक्टर कानून को, वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के होशियारपुर जिले में। कहा जाता है कि इसके बचपन का नाम फरीद था, पिता हसन खां थे, जो कि सासाराम यानी कि जो बिहार है वहाँ जागीर प्रबंधन का कार्य करते थे। पिता कौन थे? हसन खां, सासाराम यानी बिहार, वहाँ जागीर प्रबंधन का कार्य करते थे। इसकी प्रारंभिक शिक्षा जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा इसकी जौनपुर में हुई थी। और कहा जाता है कि शेरशाह यानी फरीद और इसके पिता के मध्य जो संबंध थे बिल्कुल तनावपूर्ण थे। हालांकि फिर भी प्रारंभ में इसने अपने पिता की जागीर प्रबंधन का कार्य किया, लेकिन जब व्यवहार में खटास आने लगी, रिश्ते बिगड़ने लगे, क्योंकि कई भाई थे, कई पत्नियां थी इसके पिता के और उसके कई संतानें थी, तो अनबन रहती थी। अतः यह अपने पिता व अपने परिवार को छोड़कर दक्षिण बिहार चला जाता है। और वहां पर क्या है, जो बहार खां लोहानी था वहां पर उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। कहां जाता है? अपने पिता की जागीर प्रबंधन का कार्य छोड़कर दक्षिण बिहार चला जाता है। वहां पर जो वहां का जो सूबेदार होता है बाहर का, उसके नाबालिग पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। कुल मिला के वहां कार्य करने लग जाता है। और कहा जाता है कि यहीं पर ही एक बार फरीद निहत्ते एक शेर को मार देता है। तो बहार खां लोहानी इसे क्या उपाधि देता है? शेर खां की उपाधि। तो यहीं से फरीद का नाम इतिहास में शेर खां के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बहार खां यानी फरीद को शेरशाह की उपाधि किसने दी, तो सीधा सा सिंपल है कि निहत्ते एक शेर का शिकार करने के कारण
दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां द्वारा इसे उपाधि दी गई थी शेर खां की। और देखिए, लेकिन जब कहा जाता है कि यह बहार खां खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, वह मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बन जाता है। क्या होता है, दक्षिण बिहार में ही कार्य करता है फरीद, लेकिन जब बाद में ये बहार खां दक्षिण बिहार का खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, और मोहम्मद शाह के नाम से शासक बन जाता है। तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो फरीद यानी शेर खां के जो विरोधी होते हैं वो इस बहार खां यानी मोहम्मद शाह को उसके खिलाफ भड़काते। तो यहाँ से क्या करता है फरीद, भाई अब यहाँ से अन्न जल मेरा उठ चुका है, तो क्या करता है, वो यहाँ से रवाना हो जाता है। और आपको पता है कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, बाबर और राजपूत शासक मेदिन राय के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में कहा जाता है कि शेर खां बाबर की ओर से सेना में भाग लेता है, यानी राजपूतों के विरुद्ध मुगलों का साथ देता है। और इसी युद्ध के दौरान शेर खां घोषणा करता है, एक मन ही मन में वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ने में सफलता प्राप्त करूंगा। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के दौरान बाबर भी इसकी प्रतिभा देख चुका होता है, और बाबर हुमायूं को कहता है कि इस शेर खां से तेरे को हमेशा बच के रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें चतुर लोमड़ी जैसे सारे गुण मौजूद हैं और हो सकता है कि ये तेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो कहा जाता है कि यहाँ इसके पश्चात 1529 ईस्वी में घाघरा का जो युद्ध होता है, इसमें महमूद लोधी का साथ देता है। आपको पता है घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य होता है, बाबर और महमूद लोधी के मध्य। तो यहाँ यह किसका साथ देता है, चंदेरी के युद्ध में तो मुगलों का साथ देता है, और यहाँ घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी जो कि एक अफगान था, इस अफगान का यह साथ देता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में जब महमूद लोधी पराजित होता है तो शेर खां पुनः जान बचाकर भाग जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब बाबर मेरा खात्मा कर देगा। और भागकर कहाँ आता है, वापिस दक्षिण बिहार, जहां पर कौन शासक था, मोहम्मद शाह। यहां पर चला जाता है, समय याचना करता है कि मुझे काम पर रख लो, और यहां पर मोहम्मद शाह उसे अपने काम पर रख लेता है और अपने पुत्र जलाल खां का पुनः संरक्षक घोषित कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद शाह की कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो जाती। तो जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, वो क्या करता है, वो जलाल खां का दमन करने की कोशिश करता है, लेकिन जलाल खां खुद इससे भयभीत रहता है, तो वो दक्षिण बिहार छोड़कर सुरक्षित चला जाता है। तो यहाँ पर फरीद यानी शेर खां कूटनीति का परिचय देते हुए क्या करता है, मोहम्मद शाह की जो पत्नी होती है, उस पत्नी जिसका नाम होता है दूदू बेगम से विवाह कर लेता है। अभी क्या हुआ, विवाह कर लिया, जलाल खां भी नहीं है, मोहम्मद शाह भी मारा जा चुका है, तो अब दक्षिण बिहार की सत्ता इसके हाथों में आ गई, शेर खां के हाथों में। रिपीट कर रहा हूं वापिस, क्या होता है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में मुगलों का साथ, फिर 29 में मुगलों के विरुद्ध होता है, फिर यहाँ से जब पराजित होता है तो भागकर फिर दक्षिण बिहार आ जाता है। यहाँ पर पुनः मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन जाता है, और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है। और यह तो
राज्य छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार दक्षिण बिहार का शासक शेरखा बन जाता है। इसके पश्चात कहा जाता है 1529 ईस्वी में ही बंगाल पर आक्रमण करता है और बंगाल का जो शासक होता है नुसरत खां, इस नुसरत खां को पराजित करता है। और पराजित करने के पश्चात हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। क्या होता है, दक्षिण बिहार का शासक बन गया, फिर 1529 ईस्वी में ही बंगाल पर आक्रमण करता है और वहां के शासक नुसरत खां को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण करता है। फिर देखिए भाग्य लगातार साथ दे रहा है। फिर 1530 ईस्वी में चुनार का जो किला है बहुत मजबूत किला है, तो चुनार का जो किलेदार था यानी मालिक, जिसका नाम था ताज खां, की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है लाड मलिका, उसके साथ विवाह कर लेते हैं। अब विवाह करने के पश्चात क्या होता है, अब ये चुनार जैसा मजबूत किला भी शेरखा के अधीन आ जाता है। तो इस प्रकार दो शादियां करता है ये, और दोनों शादियों से क्या होता है, पहली शादी से दक्षिण बिहार का शासक बनता है और दूसरी शादी से चुनार जैसा मजबूत किला इसके हाथ में आ जाता है। तो ये थी इसकी प्रारंभिक जानकारियां। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ है पॉइंट्स जिसके बारे में हम अपन चर्चा करते हैं। अब इसके पश्चात क्या होता है, अपनी स्थिति इसने अपने हिसाब से तो मजबूत कर ली, अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो है प्रारंभिक संघर्ष। अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात कहा जाता है कि आपको पता है कि 1532 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध। किस किस के मध्य, हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य। इस युद्ध में यह हुमायूं के विरुद्ध था और महमूद लोदी का साथ इसने दिया था। हालांकि मन से नहीं देता है, क्योंकि इसे यह एहसास है कि जब तक महमूद लोदी जीवित है तब तक अफगानों का मैं नेता नहीं बन सकता, अफगानों की सत्ता मेरे हाथों में नहीं आ सकती, अफगान नेता के रूप में मैं उभर नहीं सकता। अतः यह दिखावे के तौर पर महमूद लोदी के साथ रहता है लेकिन मन से साथ नहीं देता। इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं विजित होता है, महमूद लोदी पराजित होता है। अब यहां से भागकर ये क्या करता है, यहां से भागकर सीधा 1532 ईस्वी चुनार आ जाता है, जो कि इसके ही अधीन था। अब यहां पर हुमायूं जब इसे पराजित करता है, पराजित होने के पश्चात उसे पता है कि मेरा विरोधी यहां है, तो आपको हुमायूं के लेसन बताया था कि हुमायूं चुनार का प्रथम घेरा डालता है और इस घेरे के दौरान शेरखा कूटनीति का परिचय देता है और क्या करता है, अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र जिसका नाम होता है कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता, भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर रहा। तो देखिए इतिहासकार कहते हैं कि यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि शेरखा अभी तक ताकतवर नहीं बन सका था और अगर इसी समय शेरखा का हुमायूं दमन कर देता, जबकि बाबर ने भी कहा था बच के रहना है, तो आज यानी 15 साल तक जो निर्वासित रहा हुमायूं वो नहीं रहना पड़ता, मुगल शासन का अंत नहीं होता। तो यहाँ पर शेरखा को कूटनीतिक विजय प्राप्त होती है। इसके पश्चात कहा जाता है कि शेरखा हुमायूं
जब महमूद जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके पीछे लग जाता है दमन करने के लिए, तो उसके पीछे क्या करता है, सूरजगुड़ा के युद्ध में मोहम्मद शाह, जो कि कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक, को शेरखा पराजित कर देता है। आपको बताया था पिछले लेसन में, हुमायूं जब बहादुर शाह के पीछे लगा होता है तो अपनी स्थिति मजबूत करता है, गोड़ पर अधिकार करता है, वहाँ से राजकोष रोहतासगढ़ ले जाता है, फिर बंगाल पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है। ऐसी सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो कहा जाता है कि इधर यहाँ पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है और मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है। अब देखिए, इसके पश्चात जब हुमायूं को पता चलता है कि भाई पीछे से इसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, तो पीछे पीछे इसके जाता है, डायरेक्ट दमन नहीं करता है, पीछे पीछे जाता है, जैसा पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था। फिर आपको पता है 1539 और 1540 ईस्वी, जून मई, चौसा का युद्ध, जिसके बारे में बताया दिया, हुमायूं पराजित होता है। फिर कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध, इसके बारे में भी पहले चर्चा कर ली। इस प्रकार लगातार 2 युद्धों में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात शेरशाह की उपाधि धारण करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे कहा जाता है सूरवंश। सूरवंश चला था 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी। ध्यान रखना, हुमायूं जितना समय निर्वासन काल में रहा था, 15 साल, वही 15 साल तक यह वंश स्थापित रहा। जिसमें शेरशाह सूरी, जिसने सूरवंश की स्थापना की थी, इसका शासन काल माना जाता है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। तो आइए, अब शेरशाह नए वंश की स्थापना कर देता है। इतिहास में सूरवंश के नाम से वह वंश प्रसिद्ध होता है। अब सत्ता प्राप्ति के पश्चात, क्योंकि 1540 ईस्वी में यह सत्ता प्राप्त कर लेता है, तो सत्ता प्राप्ति के पश्चात 2 वर्षों तक तो यह प्रशासनिक कार्यों में, अपने साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में रहता है और फिर साम्राज्य विस्तार करता है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साम्राज्य विस्तार। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि प्रारंभ में फरीद के नाम से जाना जाता था, फिर फरीद के पश्चात शेरखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो देखिए, साम्राज्य विस्तार कहा जाता है, पहला मालवा पर विजय कब करता है? 1542 ईस्वी में। कौन था शासक? मल्लू खां, या इसी का ही दूसरा नाम है कादिर खां। क्या करता है मल्लू खां? अधीनता स्वीकार कर लेता, बहुत सा धन दौलत शेरखा को मिलती है। इसके पश्चात सेकंड, रायसीन पर विजय, ये होता है 1543 ईस्वी। शासक होता है एक राजपूत शासक, जिसका नाम होता है पूर्णमल। यहाँ की एक इंटरेस्टेड कहानी है। तो कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में शेरखा रायसीन पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के पीछे जो कारण बताया जाता है, वो कारण ये है कि शेरशाह को यह सूचना मिलती है कि रायसीन का जो शासक पूर्णमल, जो कि एक हिंदू है, एक राजपूत है, वो जबरन मुस्लिम महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उसके सैनिक अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं,
मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, उनका विवाह किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। ऐसी सूचना शेरशाह को मिलती है। तो शेरशाह क्या करता है, तुरंत धर्म की रक्षा के लिए रायसीन पर आक्रमण कर देता है। और कहा जाता है कि कई समय तक जब किले के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाता है, रायसीन का शासक पूर्णमल वो भी किले के अंदर पैक रहता है, लेकिन महल के दरवाजे नहीं तोड़े जा सकते, अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, तब तक नतीजा निकलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता है, शेरशाह कूटनीति का परिचय देता है। और कूटनीति का परिचय देते हुए ये करता है कि पूर्णमल के पास एक संदेश भिजवाता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, आप अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो मैं यहाँ से बिना कोई रक्त बहाए चला जाऊँगा। पूर्णमल ठीक है भाई, अधीनता स्वीकार करते हैं तो ठीक है। इसी मिलने के बहाने, हालांकि पूर्णमल को यह विश्वास नहीं होता है, तो पूर्णमल क्या करता है, भाई मुझे विश्वास नहीं है, तो शेरशाह अपने पुत्र के सामने ही कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर इसको विश्वास दिलाता है कि भाई आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। और वास्तविक रूप से जैसे ही पूर्णमल बाहर निकलता है, पूर्णमल को कैद कर लिया जाता है। अंदर जो राजपूत होते हैं उनको पता चलता है भाई ऐसी कंडीशन हुई है, तो राजपूत क्या करते हैं, खुद तो मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और पीछे से उनकी जो महिलाएं होती हैं उनको आदेश दे देते हुए आपको जोहर करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर भीषण नरसंहार होता है। राजपूत महिलाएं जोहर करती है और राजपूत पुरुष केसरिया धारण करके वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध में विजय के पश्चात कहा जाता है कि शेरशाह का जो पुत्र था वो इतना, कहते हैं कि मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई उसे, क्योंकि पिता ने कुरान की कसम खाकर विश्वासघात किया था। अतः वो क्या करता है, वो प्रायश्चित के कारण, शर्मिंदगी के कारण आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि शेरशाह ने यहाँ बहुत ही धर्म के विरुद्ध कार्य किया था। विजय प्राप्त हो जाती है, लेकिन शेरशाह के चरित्र पर एक यह कलंक मानी जाती है, यह विजय, रायसीन पर विजय। नेक्स्ट, मारवाड़ पर विजय, ये बताई जाती है 1544 ईस्वी में। और इस समय शासक था यहाँ का मालदेव, मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक मालदेव। कहा जाता है कि मारवाड़ पर भी कई समय तक घेरा डाले रखता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो क्या करता है, कूटनीति का परिचय देता है और क्या करता है, कुछ फर्जी संदेश, फर्जी खत या पत्र मालदेव के खेमे तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देता है। और उस पत्रों में यह लिखा हुआ होता है राजपूत सरदारों की तरफ से कि जैसे ही आप आक्रमण करेंगे, यानी एक शेरशाह जैसे ही आक्रमण करेगा, हम राजपूत जो योद्धा है, राजपूत सूबेदार है, हम क्या करेंगे, मालदेव का पक्ष त्याग कर आपके साथ मिल जाएंगे। ऐसे फर्जी पत्र मालदेव के खेमे के पास शेरशाह कूटनीति से पहुंचा देता है। और जब मालदेव को जब ये पत्र मिलते हैं और वो पढ़ता है कि भाई, तो उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरे ही राजपूत सैनिक मेरे साथ विश्वासघात करने वाले हैं। तो अब उसे एक ही रास्ता नजर आता है कि बस अब मैं यहाँ से सुरक्षित चला जाऊं। तो मालदेव तो वहां से निकल जाता है। और जब सुबह जेता और कूपा जो राजपूत सरदार होते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि वास्तव में मालदेव नहीं है और वो यहाँ से सुरक्षित चले गए हैं, तो अब इनको क्या करना है, इन्होंने ये देखा कि अब मरने मारने पर उतारू होना है, क्योंकि अब इन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भी रक्षा करनी थी। तो राजपूत जेता और कूपा युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उतर जाते हैं। इनके साथ राजपूत सैनिक भी होते हैं। और कहा जाता है कि शेरशाह यानी शेरशाह को प्रारंभ में यह एहसास होने लगता है कि मेरी पराजय निश्चित है। तो वो खुद युद्ध भूमि के दौरान नमाज पढ़ने लग जाता है, अपने प्रभु को याद करने लग जाता है। लेकिन भाग्यवश शेरशाह को विजय प्राप्त होती है और जेता कूपा सहित राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में राजपूतों की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था शेरशाह सूरी, और बड़ी मुश्किल से जो विजय प्राप्त हुई उसके लिए शेरशाह सूरी कहता है कि इसके जो वर्ड है
एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी, अतः यह शब्द कहता हुआ वो विजय प्राप्त कर निकल जाता। फिर नेक्स्ट, कालिंजरा पर विजय। (1545 ईस्वी) शासक था कीरत सिंह। अंतिम विजय